व्यक्ति के विचारों में, उसके जवान में होती है, उसके व्यवहार में होती है। जो हमारी राष्ट्रीय नेता है बहन मायावती, वो सारी क्वालिटी अपने अंदर रखती है बखूबी। जब ये घोषणा की गई यूपी के अंदर योगी सरकार ने कि वहां पर कानपुर के अंदर जो बुद्ध पार्क है वहां पर शिवालय बनाया जाएगा, जैसे ये खबर मीडिया में आई, बहन जी ने तुरंत एक्शन लिया। नहीं, वो हमारे महापुरुषों का पार्क है, अगर उसमें किसी ने उंगली उठाई या वहां पर घुसने की कोशिश की या उसे छेड़खानी करी तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। बहन जी ने कहा कि वहां पर बिल्कुल भी शिवालय नहीं बनेगा, बौद्ध पार्क है तो बौद्ध जयंती पार्क भी बना रहेगा। और बहन जी ने जब बहन जी ने अपनी बात रखी तो यूपी की सरकार, योगी सरकार ने वो जो फैसला लिया वो उन्हें तुरंत वापस लेना पड़ा। आज वो फैसला आ गया है कि वहां पर कोई भी शिवालय नहीं बनेगा, जो पार्क है वो पार्क ही रहेगा। बहुत सर, आप कह रहे हो कि बहन जी ने ट्वीट किया, तो बहन जी कितने बजे किया? बहन जी शाम को किया, इसके पहले चंद। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज आपके साथ बहुत बड़ा मुद्दा लाया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में एक चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दी गई। भावुक है प्रधानमंत्री जी, कह रहे हैं कि ये जो गाली पड़ी है हमें नहीं पड़ी है, देश को पड़ी है, देश के मां को पड़ी है, बिहार के लोगों के ऊपर गाली पड़ी है। तो आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन पर लोगों के बीच में जाते हैं। तो इनसे समझिए कि बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है उसके बारे में, और हाल ही ताज में कानपुर में जो शिवालय को सरकार ने बनाने का घोषित किया, जो बहन मायावती जी ने उसको बुद्ध पार्क बनाया था, तो योगी सरकार वहां को शिवालय बनाने के लिए कहा था, लेकिन बहन जी ने ऐसा एक्शन किया कि आज उसको जो आदेश था उसको निरस्त करना पड़ा। तो इनसे समझो कि आखिर जो देश में चल रहा है कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। कैसे तबीयत है? बारिश बोर हुई, कैसे आप आए यहाँ पर? बस बारिश हो रही है, लेकिन आपने याद किया समाज के लिए, तो चाहे बारिश हो आंधी तूफान आए, समाज के लिए हमेशा से हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, इसलिए हम आपके पास पहुंच गए। जी सर, देश के प्रधानमंत्री बहुत भावुक हैं। वो कह रहे हैं कि वो हमारी माँ इस समय दुनिया में नहीं है, और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज मेरी माँ को लेकर गाली दी जा रही है। हमें तो पता नहीं कितने किलो में गाली मिलती है। इस तरह से क्या विपक्ष इसी तरह से अपना जो हार का जो काम का तरीका है इसी से अपना पूरा करेगा? कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का जो भावुक अपील है कि नहीं सहेंगे माँ का अपमान? नहीं, ये बात ठीक है कि नहीं सहेंगे माँ का अपमान। माँ का अपमान नरेंद्र मोदी ही नहीं, देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे जननी हो हमारी, चाहे बहन बेटी हो, कोई भी अपनी माँ का अपमान नहीं सह सकती। क्योंकि शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई मेरी माँ को गाली दे तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गली मोहल्ले में यदि कोई बच्चा आपस में झगड़ा करे, अगर माँ बहन को गाली देते तो आपस में बच्चों की लड़ाई बड़ों में हो जाती है। ये तो रही राजनीति की बात, कि राजनीति में आकर के बात हुई। मैं पूछना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप ये बताएं, जिस व्यक्ति ने सरिता पासवान को आप शब्द बोले थे, आपने उन्हीं को अपनी बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कराया, उन्हीं के आप नतमस्तक हो रहे थे, तो जब आपको दिखाई नहीं दिया कि इस व्यक्ति ने उस महिला को क्यों ऐसा बोला? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि संसद के अंदर आप और आपके कार्यकर्ता, आपके लोग और महिला पर भी तो टिप्पणी करते हैं, किसी के गालों जैसे सड़क बनाने की बात करते हैं, किसी को अपमानजनक बात करते हैं, किसी को विदेशी महिला मिक्सर, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। जब आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि ये महिला, इसका अपमान होगा या नहीं होगा? आज आपके ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दी आपके माता जी के ऊपर, तो आपको दुख हो रहा है। आपको नहीं, सभी को दुख होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजनीति माँ बहन बेटी की इज्जत से बहुत ऊपर है। राजनीति कीजिए, लेकिन अपनी माँ बहन बेटी को अलग रखिए राजनीति से। मैं यही कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री इतना भावुक हो फिर भी आपको रहम नहीं आ रहा? प्रधानमंत्री के बारे में दो शब्द तो आप करो कि ऐसा दोबारा जो राहुल के मंच पे बोला गया है, तो कम से कम वो तो गलती मान लेना विपक्ष के लोग।
नहीं, गलती मानने में तो कह रहा हूँ, माने ना माने ये उनका मुद्दा है, ये राजनीति मुद्दा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, यदि आप राजनीति करते हैं, देश में अनगिनत राजनीतिक पार्टियां हैं। मैंने अब तक ये देखा है, इस देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी भी माँ बहन को छोड़िए किसी नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं की कि उनके ऊपर उंगली उठानी पड़े। वह पार्टी मालूम है आपको कौन है? कौन सी पार्टी है? वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में 4 बार जिनकी सरकार रही, उनके किसी कार्यकर्ता का एक भी ऐसा कहीं पर भी वाक्य सुना दीजिए, या बहन जी का, बहन मायावती का ऐसा कोई भी टिप्पणी सुना दीजिए कि कभी उन्होंने कभी आप शब्द किसी को बोला हो। मां बहन की तो बातें छोड़िए, राजनीति करनी है तो बहुजन समाज पार्टी से सीखिए, ऐसे नेता से सीखिए जो राजनीति करती हैं लेकिन किसी बहन बेटी या किसी को अपमानित करके नहीं करती हैं। सर, आप बहन जी का नाम ले लिया तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि बहन जी क्या समाज से दूरी बना लिया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा है? कौन कह रहा कि बहन जी ने समाज से दूरी बना लिया है? बताया? अरे समाज बता रहा है ना, समाज में दिख रहा है, समाज में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो समाज तो ये मांग कर रहा है कि बहन जी। रिजल्ट नहीं आने एक अलग बात है और दिखना वो भी अलग बात है। ये लोग वही चर्चा करते हैं जो लोग पार्टी को बदनाम करते हैं, जो पार्टी में कोई काम नहीं करते, जिन्होंने कभी पार्टी के अंदर एक वोट देने का काम नहीं किया होगा, जिन्होंने 1 रुपए का चंदा देकर सहयोग नहीं किया होगा, वही लोग ये उंगली उठाने का काम करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी, बीएसपी कमजोर हो गई है। क्या बीएसपी का संगठन कमजोर है इसलिए जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है? नहीं, कमजोर किया जा रहा है, यह मानना है कि कमजोर है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि संगठन बने ना बने, लेकिन आज हमारी राजनीति पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है कि कोई इसमें उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा, क्या मायावती जी की राजनीति में नए चेहरे और युवाओं की भागीदारी ना होने से ग्राफ नीचे गिर रहा है? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि युवा पीढ़ी हमारे साथ में नहीं जुड़ रही थी, लेकिन अब जुड़ने लगी है, क्योंकि अब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, युवा को समझा रहे हैं, और हमने जो पीछे गलतियां की हैं, जैसे कि कैडर कैंप ना लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब हम लोगों ने कैडर कैंप लगाना शुरू कर दिया है, घर घर जाकर लोगों को समझाने का काम शुरू कर दिया है। कैडर लगा के एक बंद कमरे में, जिसको हम कैडर कहते हैं, गुप्त कैंप जो हमारा तो साहब आश्रम ने चलाया था, उस नीति हम दोबारा से आगे हैं, अपनी भूल को हमने सुधारने का काम किया है। सर, क्या मायावती जी का चुप्पी जो है जनता की जो दूरी बना रही है? देखो, एक कहावत है कि शेर अगर खामोश होकर एक कदम पीछे चला जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हार गए, वो एक कदम पीछे इसलिए जाता है कि अगर वो 10 फुट की छलांग लगा सकता है, आने वाले टाइम पे वो 20 फुट की छलांग लगाए। तो बहन जी गुप्त रूप से एक योजना बना रहे हैं जिससे चुप्पी साधी हुई है। जब वो चुप्पी तोड़ती है ना, तो पूरे भारत देश में राजनीतिक भूचाल आ जाता है। क्या गठबंधन की राजनीति और बदलते हालात में बसपा का वोट गिर रहा है? नहीं, गठबंधन की राजनीति में तो हम नहीं कहेंगे। अब वोट जो हमारा कम हो रहा है वो एक बात है, वो किसके ऊपर है, कैसे जाती है, लेकिन अगर पूछते हैं कि हर कोई यही कहता है कि वोट तो हमने बीएसपी को दिया है, लेकिन हमारा वोट जा कहाँ रहा है, ये बड़ी समस्या है। कई लोग तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं कि हम वोट तो देते हैं ईवीएम को, लेकिन अब ईवीएम की मर्जी है कि वो किसको वोट दे रही है, वो बीएसपी को दे रही है या बीजेपी को दे रही है या कांग्रेस को दे रही है। सर, क्या चंद्रशेखर आजाद का राजनीति बहन मायावती जी का स्थान ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। कैसे? कैसे? बहन जी ने जो संघर्ष किया है जमीनी स्तर पे किया है। हाँ। और चंद्रशेखर ने क्या किया? हाँ। चंद्रशेखर ने वहां से संघर्ष शुरू किया है जहां पे लोगों पर अत्याचार होता था और वो वहां बीच में पहुंच जाता था। एक उसने अपनी पहचान बना ली कि हाँ भाई मैं यहाँ पहुंचा हूँ, लोगों ने कहा कि हाँ हर जगह पर चंद्रशेखर आजाद आ गया हमारे बीच में, एक ये पहचान है। लेकिन बहन जी ने जो संघर्ष किया है जमीन स्तर पे किया है, ना कि वैसे किया है। मैं मान लिया कि बहन जी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर ने पूरे जितने पार्टियां थे सबको मात देके हुए वो एक सांसद तो बन चुके हैं ना, लेकिन बीएसपी तो एक भी सांसद नहीं बना पाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सांसद नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्रीय दर्जा तो अपना कायम रखा हुआ है, राष्ट्रीय दर्जा तो खत्म नहीं हुआ। और एक सांसद ये कैसे बने, ये बताइए? जहां पर ये रहते हैं, जहां पे ये सीट थी, वहां से इनको टिकट लेकर लड़ना चाहिए था, लेकिन ये वहां से लड़े जहां से इनको लड़ाया गया, अपनी मर्जी से नहीं लड़े। उन लोगों को जिन्होंने सपोर्ट की है, जिन्होंने इनको दल बल दिया है, वहां से चुनाव लड़े। लड़ना तो कहीं और से लड़के दिखाए तो इनको पता लग जाएगा। क्या दलित समाज अब जो है बसपा से हटकर असपा चंद्रशेखर की तरफ आ रहा है? किसने कह दिया? शुरू के अंदर चंद्रशेखर के साथ में
दलित समाज जरूर जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे दलित समाज को पता लग गया है चंद्रशेखर आजाद केवल राजनीति करने के लिए आया है, हमारी किसी बातों में भागीदारी करने के लिए नहीं आया है। अगर चंद्रशेखर ने कहीं पर भी जाकर के कहीं पे भी जाके कोई आंदोलन किया है, किसी आंदोलन के बीच में गया है या कहीं पे अपनी बात रखी है, तो वहां पर जाकर के एक भी कोई ऐसा केस हो तो मुझे आप बता दें इन्होंने उस केस को सॉल्व किया हो, एक भी केस बता दें। मैं ये कह रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक आंदोलन क्या लगता नहीं कि बसपा का असली विकल्प बनता है? नहीं नहीं नहीं, जैसे सात पाशुराम शुरू में आए थे, बहुजन समाज पार्टी शुरू में बनी थी, उस प्रकार हम लोगों का आंदोलन जैसा था वैसा आंदोलन चंद्रशेखर का नहीं है। क्या युवा वोटरों का झुकाव आजाद समाज पार्टी की तरफ बसपा के भविष्य को खतरे में नहीं डाल रहा है? नहीं, आप लोगों को लग रहा होगा, मेरे को तो नहीं लग रहा। सोशल मीडिया पर लोग बहकाने के लिए ऐसे लोगों को हमारे बीच में भेज देते हैं और कई ऐसे एजेंट होते हैं, केवल उनका सोशल मीडिया में यही काम होता है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होगी, बहन जी काम नहीं कर रही, बहन जी एसी रूम में रहती हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कोई काम नहीं कर रहे। अरे जो लोग ये कहते हैं, कम से कम जो उंगली उठाते हैं, जितना आप उंगली उठा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के पास तो जाके देखो वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। केवल उंगली उठाना तो अच्छा है, ऐसे एक उंगली उठाई मैंने, लेकिन ये तीन उंगलियां दिख रही है, तीन उंगलियां मेरी तरफ है। एक उंगली उठाने वालों को तीन उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, पहले अपने गिरवान में जाके देखे वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कोई काम किया बीएसपी के लिए? सर क्या चंद्रशेखर जी और बहन मायावती जी का जो टकराव है वो समाज को कमजोर नहीं कर रहा है और या मजबूत कर रहा है? मनुवादियों की सोच ही यही है, उन्होंने भेजा इसीलिए कि हाँ भाई बहुजन समाज पार्टी को यदि कमजोर करना है तो ऐसे कई नेता हैं, चंद्रशेखर आजाद हो गया, अभी उदाहरण के तौर पर प्रोफेसर रतन नाम है मेरे ख्याल से, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए, और कई ऐसे उदाहरण हैं जो बात तो हम दलितों की करते हैं, समाज की करते हैं, लेकिन अपनी मुख्य धारा से विपरीत हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। क्या बहुजन का अस्तित्व खतरे में नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता, जब तक बहुजन समाज पार्टी है तो बहुजन का अस्तित्व खतरे में कभी नहीं पड़ सकता। सर इसी तरह से जो आप मान के चल रहे हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे और समाज में कोई हलचल नहीं है, लोगों को रोड पे आ नहीं रहे, पूरा विपक्ष जो है वोट चोर का बचाने का आंदोलन का, आप लोगों का कोई आंदोलन तो दिख नहीं रहा है। नहीं, अभी देखिए, अभी आपको याद होगा कि एक अभी दुर्घटना घटी है हमारी बेटी के साथ में, मनीषा वाल्मीकि के साथ में, तो क्या हमारे बहन जी ने उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष को आदेश नहीं दिया कि आप जाएं उनसे मिलके आए? आप वहां पर मिले भी, और 2 तारीख को गाजियाबाद के अंदर आंदोलन हुआ। आप कैसे कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं हो रहा? आंदोलन की जहां हमारे समाज का जरूरत है वहां हम आंदोलन करते हैं। बहन जी आंदोलन के लिए ये नहीं कहते कि रोड पे उतर जाओ किसी बात के लिए भी, आप पिटे ठुके और जेल में बंद हो जाएं, बहन जी ये काम नहीं चाहती। जहां जरूरत है वहां पर बहुजन समाज का कार्यकर्ता आंदोलनकार जरूर पहुंचेगा, आंदोलन करने के लिए जरूर उतरेगा। सर मैं आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जो कानपुर में जो बहन जी ने एक बुद्ध गार्डन बनाया था, उस गार्डन को बीजेपी और प्रशासन उसको शिवालय बनाने के लिए घोषणा कर दिया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ, मैंने राजनीति के लिए बोला ना, नेता और लीडरशिप जो होती है व्यक्ति के विचारों में, उसके जवान में होती है, उसके व्यवहार में होती है। जो हमारी राष्ट्रीय नेता है बहन मायावती, वो सारी क्वालिटी अपने अंदर रखती है बखूबी। जब ये घोषणा की गई यूपी के अंदर योगी सरकार ने कि वहां पर कानपुर के अंदर जो बुद्ध पार्क है वहां पर शिवालय बनाया जाएगा, जैसे खबर मीडिया में आई, बहन जी ने तुरंत एक्शन लिया और कहा नहीं, वो हमारे महापुरुषों का पार्क है, अगर उसमें किसी ने उंगली उठाई या वहां पर घुसने की कोशिश की या उसे छेड़खानी करी तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। बहन जी ने कहा कि वहां पर बिल्कुल भी शिवालय नहीं बनेगा, बौद्ध पार्क है तो बौद्ध जयंती पार्क ही बना रहेगा। और बहन जी ने जब ये आंदोलन की बात करी, जब बहन जी ने अपनी बात रखी, तो यूपी की सरकार, योगी सरकार ने वो जो फैसला लिया वो उन्हें तुरंत वापस लेना पड़ा। आज वो फैसला आ गया है कि वहां पर कोई भी शिवालय नहीं बनेगा, जो पार्क है वो पार्क ही रहेगा बौद्ध। सर आप कह रहे हो कि बहन जी ने ट्वीट किया, तो बहन जी कितने बजे किया? बहन जी शाम को किया, इसके पहले चंद्रशेखर ने सुबह 10 बजे ट्वीट किया और मुख्यमंत्री को चंद्रशेखर नहीं, लेटर लिखना वाली बात है, बहन जी तो लेटर नहीं लिखा। मैं यहाँ बैठा हूँ, यदि मैं अपनी बात यहाँ पे रख दूं, लेटर पहुंचेगा, उसमें लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, जब जवाब देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर, मीडिया के ऊपर मैंने ये बात कह दी और दुनिया ने देख ली, ये सरकार को पता लगता है कि आज बहन जी ने आंदोलन करने की बात कर दी और हमने ये काम किया, तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, बहुत बड़ा देश के अंदर। तो ये हमको पता है, किसी लेटर से कुछ नहीं होता है।
लेकिन सर देश तो जानना चाहता है ना बहन जी कितने बजे ट्वीट की और चंद्रशेखर ने कितने देखिए टाइम के टाइम, अगर बहन जी को मेरे को जैसे पता लगा, जैसे आपने अभी सवाल पूछा जी। तो मैं टाइम थोड़ी देख रहा हूँ, उस टाइम पे आपने मेरे से सवाल पूछा है, तो बहन जी को जैसे पता लगा बहन जी ने तुरंत ये बात कही, और बहन जी की बात कहने के बाद, ट्वीट करने के बाद तुरंत ये फैसला लिया गया। इसका मतलब जो बीएसपी का है जानकारी खुफिया एजेंसी बहुत कमजोर है, क्योंकि बहन जी शाम को ट्वीट करती है और चंद्रशेखर 10 बजे दिन में करते हैं, तो इतना अंतर क्यों है? नहीं 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 नहीं, खुफिया एजेंसी हो करके। अब ये बताइए ना, अगर मैं आपकी गोद में बैठा हूँ, आपके मैं स्टूडियो में आता हूँ या आप मेरे पास आते हैं और मुझे पहले ही पता हो, मुझे पहले बता देते भाई हम ये कहने जा रहे हैं कि हम ये सवाल करने जा रहे हैं, ये चीज कहने जा रहे हैं, आपको उसका जवाब देना है, तो यानी तो मुझे पहले पता लग गया। अब मैं इतना फ्री तो है नहीं कि 24 घंटे न्यूज के आगे बैठू, टीवी के आगे देखो न्यूज के अंदर भाई क्या खबर चल रही है। जब खबर चलती है, जब पता लगता है तो पता लगेगा। अब ये थोड़ी कि हाँ योगी ने फरमान कर दिया 9 बजे, 10 बजे चंद्रशेखर आजाद अपना लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, भाई इसका मतलब क्या साठगांठ थी क्या आपकी, ये इतनी जल्दी आपको पता लग गया? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। सर एक सवाल और आ रहा है समाज में, बहन जी जो मानव काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस लखनऊ में मनाने का प्लान था वो कैंसिल होकर के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड दिल्ली में कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या देख रहे हैं? देखो दिल्ली के अंदर देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर जैसे हमारा बहुजन समाज, पढ़ा लिखा समाज और अपने पैरों में खड़ा हुआ समाज है, उत्तर प्रदेश के अंदर कई सालों से करती आ रही है, तो बहन जी ने निर्णय लिया दिल्ली के अंदर भी जो हमारे समाज पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर नहीं निकलते, यदि मैं यहाँ पे प्रोग्राम रखूंगी तो मेरा पढ़ा लिखा लोग भी कुछ समझेगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझेगा, यहाँ पर आएगा और उसमें बदलाव आएगा, बहुजन समाज पार्टी में ये लोग आएंगे। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप लोग क्या तैयारी है, कितने बजे वहां पहुंचना और कहां पे जाना, थोड़ा लोकेशन आप बता सके तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए RML हॉस्पिटल, राम लोहिया अस्पताल सबको मालूम है, उसके बगल में गुरुद्वारा रकाबगंज के पीछे ठीक हमारा साहब काशीराम का प्रेरणा स्थल बनाया गया है, वहां पर सुबह बहन जी 7 से 8 बजे मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं, उसके बाद सभी लोग पहुंचते हैं। आप लोग जितनी भी भारी संख्या में पहुंच सकते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हैं, जो बहन जी को देखना चाहते हैं, बहन जी की बात सुनना चाहते हैं, उन्हें तो सुबह 6 और 7 बजे अपने घर से 6 बजे निकलना चाहिए और 7 से 8 बजे तक बहन जी की बात सुननी चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि समय पे पहुंचे, पूरे परिवार के साथ पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिया इसके लिए। तो ये थे श्रवण कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता है, इनकी बातचीत और हमारा प्रयास कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और आपसे एक अपील है कि आप कहां से देख रहे हैं, और अगर हमारी पत्रकारिता बहुजन समाज की पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और आर्थिक मदद भी करें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।